चलिए बंद करता है। मैम देखिए लोहा का प्रतीक क्या होता है? हाँ, लोहा का प्रतीक होता है Fe, जिसे आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? आयरन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए लोहा हमारे शरीर में हम ऑलरेडी कितना होता है मैम? 4 से लेके 5 ग्राम इतना ऑलरेडी होता है ना। जैसे कैल्शियम हम पढ़े, फास्फोरस पढ़े, सल्फर पढ़े, पोटेशियम पढ़े, सब जैसे ऑलरेडी होता है, उसी तरह से लोहा हमारे संपूर्ण शरीर के भार का कितना ग्राम बनाता है मैम? 4 से 5 ग्राम। ठीक है, जो कुछ हमारा भार है उस भार में 4 से 5 ग्राम क्या है मैम? लोहा है। क्लियर? चलिए लोहा का कार्य देखिए। लोहा का पहला कार्य आप जानते हैं, रक्त के निर्माण में क्या होता है मैम? सहायक होता। दूसरा कार्य क्या है? लोहा हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में भी क्या होता है मैम? सहायक होता। अब यहाँ से हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जब निर्माण करता है, कैसे करता, सारा समीकरण देखिए। अब आप देख रहे हैं हिम, हिम मतलब क्या मैम? लोहा। हिम मतलब क्या मैम? लोहा। और ग्लोबिन क्या मैम? यह एक साधारण प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या मैम? एक साधारण प्रोटीन है। तो हिम धन ग्लोबिन बराबर क्या हो गया मैम? हीमोग्लोबिन। अर्थात इस हीमोग्लोबिन नामक जो संयुक्त प्रोटीन का निर्माण हुआ, इस प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा हुआ? लोहा के द्वारा। किसके द्वारा हुआ मैम? लोहा। तो अगर पूछा जाए खून किस तत्व के कारण लाल होता है, तो आप बताएंगे लोहा के कारण लाल होता है। अगर पूछा जाए खून किस प्रोटीन के कारण लाल होता है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किस तत्व के कारण खून लाल होता है? लोहा के कारण। और किस प्रोटीन के कारण खून लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बात क्लियर हुआ? हिम एक वर्णक पदार्थ है। क्लियर? चलिए अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया तो हीमोग्लोबिन आप पढ़े, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना मैम जी? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यह हीमोग्लोबिन, Hb मतलब क्या मैम जी? हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मैम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ हुआ मैम जी? फेफड़े में। कहाँ हुआ मैम जी? फेफड़े में। फेफड़े में किस यौगिक का निर्माण होगा मैम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन रवाना होगा कहाँ से? फेफड़े से। फेफड़े मतलब लंग से रवाना होगा टिश्यू तक। लंग से कहाँ तक मैम? टिश्यू तक। फेफड़े से कहाँ तक? ऊतक तक। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़े से कहाँ तक जाएगा मैम? ऊतकों तक जाएगा, अर्थात प्रत्येक कोशिकाओं तक जाएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन को किस रूप में ले जा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले जा रहा है। कहाँ तक ले जाएगा? प्रत्येक टिश्यू तक, प्रत्येक सेल तक लेके जाने का कार्य करता है। हाँ, कौन जा रहा मैम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहाँ पहुंच गया? ऊतक में। तो जैसे टिश्यू में पहुंचा, तो यह जिस से बना होता है मैम, उस में टूट जाता है। तो यह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से बना था, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट गया। और जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूटा, तो ऑक्सीजन को लेके जाने का कार्य कर रहा था समस्त अंगों तक। तो ऑक्सीजन को कहा भैया अब यहाँ तो हमें छुट्टी दो, अब जाओ अपन काम करो। हमारा काम था, हीमोग्लोबिन ने क्या कहा? हमारा काम था आपको प्रत्येक कोशिकाओं तक लाना, हमने ला दिया, अब तुम जाओ अपना कार्य करो। तो यह ऑक्सीजन देखिए, आप जानते हैं किसी भी भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ये बात बताने वाले वैज्ञानिक कौन है मैम? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर है। तो अब भोज्य का ज्वलन, तो भोजन का क्या हुआ मैम? ऑक्सीकरण। तो भोजन आप जानते हैं भोजन के 3 मुख्य अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है ना। अब अगर प्रोटीन का ऑक्सीकरण होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और प्रोटीन का सरल इकाई क्या होगा? अमीनो अम्ल भी टूटेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा, जो ऑक्सीकरण होगा किस गैस की उपस्थिति में होगा मैम? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और ग्लूकोज में टूटेगा। वसा का ऑक्सीकरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा। सरल पदार्थ लिखा गया ना। तो यहाँ भोजन का क्या हो रहा है मैम जी? ऑक्सीकरण। किस गैस की उपस्थिति में?
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आप आगे चल के पढ़ेंगे ऊर्जा वाले टॉपिक में, सभी भोजन का अंतिम घटक क्या होता है मैम जी? ऊर्जा होता है। तो यहाँ भोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो यह अब ऑक्सीजन किस में बदल गया मैम जी? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया फिर वह पहुंच गया हीमोग्लोबिन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आप जानते हैं क्या होता है? अशुद्ध होता। क्या होता है? अशुद्ध होता। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर लिया? निर्माण। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जब अशुद्ध है तो मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त मतलब क्या मैम? अशुद्ध होगा। तो यह अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त मतलब कौन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यह शिराओं के माध्यम से पुनः आएगा कहाँ मैम? फेफड़े तक। किस लिए आएगा मैम? शुद्ध होने के लिए। तो फेफड़े तक आएगा, कौन आएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपने देखा फेफड़े में आ गया कौन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़े में आया या जिस से बना था उस में टूट गया। या हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना था तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। जब हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ तो हम लोग अपने मुख से कौन सा गैस निकाल दिए मैम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बचा रह गया कौन? हीमोग्लोबिन। फिर जब वायु ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन जाता है, फिर आप देख रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता। तो यह चक्र ऐसे निरंतर चलता रहता है। तो ये हो गया इसका कार्य। अगला कार्य क्या है? पेशियों के संकुचन में भी सहायक होता है। कौन? लोहा। तो लोहा एक हिम के रूप में पाया गया जो हीमोग्लोबिन बनाया। दूसरा मायो के रूप में पाया जाता। किस रूप में पाया जाता है? मायो के रूप में पाया जाता जो मायोग्लोबिन बनाता है। तो मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ होता है मैम? मांसपेशी में। कहाँ होता है मैम? मांसपेशी में होता है। तो मांसपेशी मायोग्लोबिन प्रोटीन पर्याप्त होगा तो पेशियों में ऐंठन नहीं होगा। तो यह लोहा के कारण नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ मैम? तो पेशियों के संकुचन में लोहा सहायक हुआ कि नहीं हुआ। अगला प्रतिरक्षी पदार्थ के निर्माण में, प्रतिरक्षी पदार्थ मतलब एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज के निर्माण में भी सहायक होता है कौन मैम जी? लोहा होता है। अगला एंजाइम के निर्माण में भी सहायक होता है कौन मैम जी? लोहा होता है। एंजाइम आप जानते हैं प्रोटीन का, ये भी एक प्रोटीन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला देखिए लोहे का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप जानते हैं सगरो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन अगर आपसे शर्त रख दिया जाए कि छोटी आंत के किस भाग में, तो आप बताएंगे पक्वाशय अर्थात डेडुनम। पक्वाशय मतलब डेडुनम एवं जेजुनम में। कहाँ होता है? डेडुनम और जेजुनम में होता है। लोहे का अवशोषण कितना प्रतिशत होता है? तो लोहे का अवशोषण फेरस के रूप में। किसके रूप में? लोहे का अवशोषण फेरस के रूप में केवल 10% होता है और 90% लोहे का उत्सर्जन हो जाता है। 90% लोहे का क्या हो जाता है मैम जी? उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन एनीमिया से ग्रसित रोगियों में लगभग 45% तक लोहे का अवशोषण हो जाता है। सिंपल सा प्रश्न हमने पूछा, लोहे का अवशोषण कितना प्रतिशत होता है? 10%। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में? तो आप बताएंगे डेडुनम और जेजुनम में। क्लियर हो गया? 90% लोहे का अवशोषण नहीं होता है, उत्सर्जित हो जाता है। और एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों में लोहे का अवशोषण कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। बात क्लियर हो गया? अगला देखिए, अम्लीय माध्यम में विटामिन सी के उपस्थिति में सरलता पूर्वक अवशोषण हो जाता है। किसका मैम जी? लोहे का। जो व्यक्ति कलेजी वलेजी खा रहे हैं अगर नहीं पच रहा है, मैम जी लालच लग गई और तो वो क्या करें? आप नींबू पानी पी ले, लास्ट में बीयर पी ले ना, आराम से पच जाएगा। हाँ, अगर आप मांसाहारी भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो अगर ले रहे हैं तो बहुत फायदेमंद चीज है। अगला देखिए संग्रह। इसका संग्रह कहाँ होता है? तो संग्रह कहाँ कहाँ होता है मैम जी? यकृत में होता है, प्लीहा में होता है और कहाँ होता है मैम? अस्थिमज्जा में। 3 जगह लोहे का संग्रह होता है। कहाँ कहाँ मैम? यकृत में, प्लीहा में और कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और आप जानते हैं लोहे का संग्रह जो यकृत, सबसे ज्यादा संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो यकृत में लोहे का संग्रह 2 रूप में होता है।
एक फेरेटिन के रूप में होता है, दूसरा हीमोसिडेरिन के रूप में होता है। अब हमसे क्वेश्चन ये भी टीजीटी में पूछा गया है कि हम लोहे का जो संग्रह होता है किस रूप में होता है, फेरेटिन के रूप में, और किस रूप में होता है, हीमोसिडेरिन के रूप में होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन अस्थाई है कौन अस्थाई है। तो जो फेरेटिन होता है अस्थाई है, जो अस्थाई होता है यही हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। यही हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। जैसे रक्त में लोहा की कमी हुआ, अन्य ऊतकों में लोहा की कमी हुआ, तो कौन जाके पूरा कर रहा है, फेरेटिन। लेकिन हीमोसिडेरिन लोहा जो होता है यह अस्थाई होता है, ये आ गया तो बैठ गया, जम गया, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो अस्थाई लोहे का उपयोग नहीं है। अस्थाई लोहा है कौन मैम जी, हीमोसिडेरिन, और अस्थाई कौन है, फेरेटिन। तो उपयोगी कौन है, फेरेटिन। क्लियर बात हो गया। चलिए अगला देखिए, यही हीमोसिडेरिन की मात्रा जब लीवर में बढ़ जाती है तो सिडेरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है मैम, सिडेरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह सिडेरोसिस रोग कहाँ का रोग है, यकृत का रोग है। कहाँ का रोग है, यकृत का रोग है। लीवर फैल जाता है, सूजन आ जाती है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। अगला बात देखिए, लोहे की दैनिक आवश्यकता। वयस्क पुरुषों को कितना लेना चाहिए, 19 mg प्रतिदिन। वयस्क स्त्री को कितना लेना चाहिए, 29 mg प्रतिदिन। धात्री माँ को कितना लेना चाहिए, 23 mg प्रतिदिन। गर्भवती माँ को कितना लेना चाहिए, 27 mg प्रतिदिन। शिशु को 0 से 6 वर्ष के शिशु को कितना लेना चाहिए, 8 से 11 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। पूरा बात क्लियर हुआ। अगला बात देखिए, अगर लोहा आयरन, लोहा मतलब आयरन की कमी हो जाती है तो 3 विटामिन की कमी तत्काल हो जाती है। किस किस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 की कमी हो जाती है। और आप भली भांति जानते हैं यही तीनों विटामिन रक्त के निर्माण में क्या होते हैं मैम जी, सहायक होते हैं। तो जब विटामिन B6 की कमी होती है तो इसलिए कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया मैम, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। B12 की कमी को क्या कहते हैं मैम, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। और B9 की कमी को क्या कहते हैं मैम, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्लियर हो गया। सो लोहा का संपूर्ण वर्णन मैम समाप्त। ठीक है, शेष वर्णन सर वो जो लिखी है अवशोषण, सर वो